नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ गणेश कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में नवागत विद्यार्थियों के प्रबोधन कार्यक्रम अभ्युदय में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर समानता समरसता संकल्प अभियान में शामिल हुए, जहां सीएम ने कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलारस सबलगढ़ बीरपुर रेलखंड का उद्घाटन किया। वहीं एनडीडीबी के साथ संपादित अनुबंध के तहत गठित स्टीयरिंग कमेटी की बैठक को भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में नवागत विद्यार्थियों के प्रबोधन कार्यक्रम अभ्युदय 2026 का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में आयोजित अभ्युदय 2026 कार्यक्रम में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों पर केंद्रित 2 सदी साक्षी पुस्तक विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका विकल्प के विशेषांक और भारत की टेम्पल इकोनॉमी पर केंद्रित विशेष शोध जनरल इंडियन कैलिडोस्कोप का विमोचन किया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संसद, विधायक और सांसद ये सभी शब्द राष्ट्रभाषा में होने चाहिए। हिंदी को परिभाषित कर स्थापित करने की दिशा में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय ने अभियान चलाया। आपातकाल के दौरान पत्रकारों ने अखबारों के पहले पन्ने को कोरा रखकर विरोध दर्ज कराया और लोकतंत्र के संघर्ष की अलख जगाई। आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व के सामने मजबूती से खड़ा है। ये प्रसन्नता का विषय है। मेरा आग्रह है कि पत्रकार फेक न्यूज नहीं, नेक न्यूज के लिए काम करें और देश हित को सर्वोपरि रखते हुए पत्रकारिता करें। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में आयोजित अभ्युदय कार्यक्रम में पधारे पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार सबका मैं स्वागत करता हूं। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय देश ही नहीं बल्कि दुनिया का प्रतिष्ठित संस्थान है। इसके विकास के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। अभ्युदय माखनलाल विश्वविद्यालय के इस शुरुआती उद्घाटन सत्र में अभी माननीय पीयूष जी ने बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कही है। जोरदार अभिनंदन प्रदेश सरकार की ओर से भी, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से भी। इसी कार्यक्रम में कुलगुरु माननीय विजय मनोहर तिवारी जी ने प्रस्तावना रखी इस सत्र की और हमारे इस विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रहे माननीय विजय मनोहर तिवारी जी, आपका भी मैं हमारे संस्थान के कुलगुरु होने के नाते स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर पी शशिकला जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। श्री पदम भंडारी जी, इस मंच के सामने उपस्थित स्वनाम धन्य अलग अलग इस परिवार की 50 वो सर्वश्रेष्ठ हस्तियां जिनका इस माखनलाल विश्वविद्यालय से किसी रूप में संबंध रहा है। हमारे संघ के भी माननीय मुक्तिबोध जी सहित सारे जितने हमारे संघ परिवार के सम्मानीय अतिथिगण, मैं आज के इस दौर में किसी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में संस्थान के अंदर अगर हमारे पीयूष मिश्रा जी को देख रहा हूं, दूसरी तरफ माखन के लाल अलग अलग प्रकार के अपनी प्रतिभा निकालने वाले, इस विश्वविद्यालय को गौरवान्वित करने वाले उस अवसर से तालमेल कराने की कोशिश कर रहा हूं। सन 36 साल हुए हैं इस विश्वविद्यालय।
लेकिन आज तक किसी विद्यार्थी से आपस में 36 का आंकड़ा नहीं हुआ है। ये प्रेम का संबंध बना है और ये वाकई विश्वविद्यालय की अपनी एक बहुत अच्छी साख भी है, बहुत अच्छी धाक भी है। आज के जमाने में विश्वविद्यालय के अंदर बात कर रहे हैं वो अलग बात है, अदरवाइज आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम प्रकार के मीडिया और मीडिया की ताकत का एहसास कितने प्रकार से हजारों हजार साल से होता आया है। कितने उदाहरण है इसके, कितने प्रकार की बातें हैं। मैं आज सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए लौकुश की वो रविंद्र जैन की कथा सुनाते हैं, कविता कृष्णमूर्ति के माध्यम से वो भजन सुन रहा था और मन में कल्पना कर रहा था कि माता सीता के 2 लाल वाल्मीकि धाम में तो हो गए, लेकिन भगवान राम को अपनाना है, उनके पिता से परिचित कराना है। तो उस समय तो कोई मीडिया नहीं था, कितनी चुनौती थी और उस चुनौती के बीच में भी उनके बच्चों को अपने तक पहुंचाने के लिए कहाँ वाल्मीकि जी के ध्यान में आया होगा कि वो रामायण पूरी इनको सुनाए और रामायण में वो संगीतबद्ध होकर इतना बढ़िया स्वर के साथ अयोध्या तक पहुंचाया और अयोध्या में वो गा गा कर, आप बताओ, वो तो महाराज है, राजा धीराज है भगवान राम, तो एकदम उनके दरबार तक कैसे पहुंचे? तो ये वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है जनता के बीच में से, वो कैसे कैसे बात पहुंची होगी, कितनी मेहनत हुई होगी, कितना प्रकार का उनका वो दौर हुआ होगा। लेकिन वाकई में लौकुश ने अपनी पूरी रामायण गा गा करके वाल्मीकि जी के माध्यम से भगवान राम का अतीत का सारा स्वर्णिम पक्ष वो भी समाज के सामने लाए। मुझे लगता है पत्रकारिता की श्रेणी में, मैं पत्रकार तो नहीं हूं, लेकिन कल्पना कर रहा हूं कि अपनी बात को पहुंचाने का उस काल का क्या प्रयोग हुआ होगा। और ऐसा ही काल भगवान कृष्ण के काल की भविष्यवाणी, और भविष्यवाणी में नारद जी से पत्रकारिता तो जुड़ती है, लेकिन ये कोई नारद जी से तो पूछने गया होगा कि भाई बताओ आपने ये पाप क्यों किया जो भगवान कृष्ण की सीधी सीधी गिनती 8वीं संतान की थी, और आपने ये जो अबोध बच्चे जिनने आंख भी नहीं खोली उनको सबको मरवाने का पाप क्यों कर दिया? और आप दिन भर नारायण नारायण बोलते तो आप भगत हो कि भगवान के भगत होने के बाद बच्चों के प्रति जो आप भाव रखते वो थोड़ा तालमेल नहीं जमता भक्ति के साथ में? ये तो आपने खून कर दिया। तो नारद जी, मैं कल्पना कर रहा हूँ नारद जी ने जो जवाब दिया होगा वो जवाब क्या हो सकता है? तो जवाब शायद ये भी हो सकता है कि नारद जी ने कहा कि मैं तो भक्ति कर रहा था भाई। तो उन्हें भक्ति कैसे कर रहा है? मतलब भक्ति ऐसे कर रहा हूँ कि जब भगवान प्रकट होते तो सरलता से थोड़ी होते हैं। भगवान के लिए हमारी मन की भावना भी तो ऐसी होना चाहिए। तो भगवान की भक्ति के कारण से, चूंकि कंस अगर सहज रूप से एक ही बच्चे को मारता तो हो सकता है कि कंस की वो क्रूरता दब जाती। तो कंस का जो अपना अंदर का चरित्र उसको बाहर लाने के लिए एक रचना बनी। उस रचना के बलबूते पर कंस बच्चे का दुश्मन है, एक त्राहिमाम सारा संसार करने लग गया। कोई अबोध बच्चे को निकलते हुए कोई मारता है क्या? वो मारने के तरीके भी कैसे? नवजात बच्चा उसके माँ बाप के सामने बाहर खंबे पे मार के उसका पूरा खून हो जाए, कल्पना करना कितना कठिन। तो एक राजा के प्रति जो एक क्रूरता का जो समय लाने के लिए वो जो उनने अपनी रचना बनाई, वो एक तरह से भगवान कृष्ण की पैदा होने की पहले की कहानी से भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा, भगवान अब प्रकट हो जाओ, इस क्रूर शासन से अंत कराओ, वो जो उनने कल्पना की होगी। मैं समझता हूँ कि ये कल्पना तो उस समय की, लेकिन आजादी के समय वीर सावरकर जी ने अपने बलबूते पर एक पत्रकार का रोल क्या हो सकता है, ये हमारे आजादी के पहले के पत्रकारों का कितना बड़ा उदाहरण है, जो अपनी पत्रकारिता के बलबूते पर अपना सही इतिहास लिखने के लिए लंदन पढ़ने जाते हैं। लेकिन लंदन में पढ़ने के साथ वो बड़ा काम क्या करते हैं? वो बड़ा काम स्थापित करते हैं कि नहीं, हमारा ये 1857 का जो युद्ध है उस युद्ध का सही पक्ष आना चाहिए। वो भी उस समय अंग्रेजों के उनके संपन्न और शक्तिशाली राज्य के उस इंग्लैंड वाले हिस्से में जाकर करने की हिम्मत, ये पत्रकार की हिम्मत है जो वहां वो लिख करके उस काल को सबके सामने लाते कि 1857 का ये स्वतंत्रता समर है, ये विद्रोह नहीं। और उसके बलबूते पर बाद का जीवन भी
वीर सावरकर का जीवन हम उनको इस माध्यम से धन्य कर सकते हैं, जब उनने अपने पे काला पानी की एक बार नहीं 2-2 बार सजा पाने के बावजूद भी। वैसे वीर सावरकर जी का शरीर तो हमको लगता है कि बहुत एक तरह से भगवान की दया है, अंदर की ताकत बहुत थी, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति का परिणाम। और वीर सावरकर जी का ही एक पक्ष दर्जा था जो पत्रकारिता के माध्यम से हम देखना चाहते हैं। आज जो हम संसद, जिसको संसद कहते हैं, विधेयक, विधायक, सांसद, ये सब अपनी राष्ट्रभाषा में होना चाहिए। और ये आजादी आई रही है, लेकिन ये हिंदी के भाषा परिभाषित होकर समाज में प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये बड़ा अभियान राष्ट्रभाषा का जो चलाया, जो माखनलाल जी ने चलाया, वही तो भावना से वीर सावरकर के माध्यम से आया। तो ये हिंदी के इतने बड़े बड़े सुनाम धन्य पत्रकारों की लंबी परंपरा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दूसरा दौर फिर आया जब आपातकाल लगाया गया, और आपातकाल के दरमियान भी जिस प्रकार से आपातकाल का विरोध करके समाचार पत्रों ने अपना पहला पन्ना खाली रख करके और जो संघर्ष की अलग जगाई, जिसके कारण से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया के सामने, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप बहुत उत्कृष्ट मार्ग पर हैं, आपके सबके प्रति शुभकामना। और इसमें भी हमने भगवान कृष्ण का वो काल केवल सुना है, जिनमें बहुत सारे गुणों के आधार पर 64 कला, 14 विद्या, उन्होंने दुनिया के बीच अपनी पहचान बनाई। लेकिन हमारे राज्य को गौरवान्वित करने वाले मिश्रा जी मौजूद है, जोरदार अभिनंदन इनका भी, जिनके माध्यम से आज भी हमको गौरवान्वित करते। जब आपका वो फिल्म आरंभ है प्रचंड का गीत की पंक्तियां सुनते हैं तो वाकई आनंद आ जाता है। मन करे सो प्राण है, जो मन करे सो प्राण ले। मैं तो कविता भी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आपने लिखा भी है, गाया भी है। जोरदार अभिनंदन करें आज के लिए, हमारे लिए इस दौर के सर्वाधिक रूप से सशक्त और मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात। मध्य प्रदेश में आजादी के पहले कवि प्रदीप मध्य प्रदेश का गौरवान्वित करते उज्जैन से निकलकर, जहां वो अपने गीतों के भाव से, क्या उस समय भी उन्होंने लिखा था, जो गीतों की पंक्तियों के बलबूते पर एकमात्र ऐसे कवि थे जिनको अंग्रेजों ने सजा सुनाई, उनको जेल में डालने का प्रयास हुआ। लेकिन हमारे साहित्यकार, पत्रकार ना उस समय डरे गीत का, ना आज डर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है, लोकतंत्र के लिए इसी मार्ग की अत्यंत आवश्यकता भी है। लेकिन एक छोटा सा विनम्र निवेदन, जिसमें बड़ी भूमिका माखनलाल विश्वविद्यालय अपनी निभा रहा है, फेक न्यूज के बजाय नेक न्यूज की पत्रकार आदत डाले, इतना निवेदन जरूर। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम सनसनी तो लाएं, सत्य तो लाएं, साहस भी जुटाएं, लेकिन आप लोक सत्ता के विरोधी हो सकते, सत्ता के विरोधी हो सकते, उसमें कोई संकट नहीं। लेकिन देश हित का जरूर ध्यान रखें, इतना निवेदन है। जो हम अपनी बात करें, आखिरकार उस बात का हम अपने बीच में से इस भाव को जरूर बनाए रखेंगे। इतना ही कहते मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गायक, पत्रकार, कई कारणों से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके पीयूष मिश्रा जी, और 50 से ज्यादा हस्तियां जिनने 36 साल में माखनलाल विश्वविद्यालय से बढ़कर के अपनी एक अलग पहचान बनाई, उन सब के साथ मैं आज इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। मेरी अपनी ओर से ये उत्कृष्ट संस्थान है, देश भर का, देश तो क्या दुनिया के अंदर इसकी एक विशेष महत्ता है। मैं एक बार फिर अपने राज्य सरकार की ओर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माखनलाल विश्वविद्यालय के विकास के लिए भी हमारी सरकार लगातार संकल्पबद्ध है और कई सारे काम अभी हम करने वाले हैं। मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से, लोकतंत्र की सबसे बड़ी धार पत्रकारिता होती है, ऐसे में पत्रकारों के लिए संस्थान एक पवित्र मंदिर की तरह है। यहाँ से निकले हुए एक एक पत्रकार ने देश और दुनिया में अपनी बहुत अलग साख भी बनाई, धाक भी बनाई। मेरी अपनी ओर से पुनः सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, कृषि, जल संरक्षण, विज्ञान एवं तकनीक और सड़क विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने दी। बैठक में सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए कई प्रमुख योजनाओं की वित्तीय आधार देने का फैसला लिया।
इनमें लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाएं शामिल। इन योजनाओं के साथ स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, अनुसंधान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अन्य विकास कार्यों के लिए भी बड़ी राशि मंजूर की गई है। सरकार के अनुसार प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए कुल 1,46,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। वहीं प्रमुख महिला एवं मातृत्व योजनाओं के लिए अगले 5 साल में 1,32,000 करोड़ रुपए के अधिक प्रावधान किए गए हैं। आज की कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री जी ने प्रमुख घोषणाएं की हैं, उसमें 5 से 15 साल के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए जो गांव-गांव, स्कूल टैलेंट हंट अभियान चलेगा, उसके बारे में जानकारियां दी हैं कि ऐसे बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देकर अच्छा खिलाड़ी बनाया जाएगा। ऐसे यूथ के लिए विभिन्न परीक्षाओं में फ्री ऑनलाइन कोचिंग का भी निर्णय हुआ है। आने वाले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। हम सभी जानते हैं कि आने वाला समय AI का है, लेकिन वो सकारात्मक दिशा में जाएं और देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकें, उसके लिए ट्रेनिंग होने वाली है। नशा मुक्त भारत में 100 सप्ताह का एक बड़ा अभियान चल रहा है, जिसमें समाज के महत्वपूर्ण घटकों और वर्गों का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करने की बात भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और उसमें जो आंतरिक संकट आते हैं उन करने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, उसमें एक वॉलंटरी फोर्स बनाने की भी बात है। देश में 3 करोड़ नई लखपति दीदियां बनी हैं, उनके माध्यम से बात शक्ति के माध्यम से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यों को इकाई मानते हुए सप्तधारा की संकल्पना भी दी है। सप्तधारा में जो पहली शक्ति माना गया है वो मैन्युफैक्चरिंग पावर, दूसरी शक्ति में कृषि और फूड प्रोडक्शन, तीसरी में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, चौथे में गति शक्ति, पांचवें में रक्षा शक्ति और छठे में ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जिसके कारण से ग्रीन जॉब्स उत्पन्न होते हैं, और सातवीं शक्ति में भारत का जो सॉफ्ट पावर है, यानी हमारा योग, आध्यात्म, आयुर्वेद, हॉलिस्टिक हेल्थ केयर, हैंडीक्राफ्ट, संस्कृति, हमारी सकारात्मक फिल्में, क्रिएटिव वर्ल्ड, एनिमेशन, गेमिंग, डिजिटल कंटेंट, ये सब इसमें शामिल है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कैबिनेट में निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले से जो संकल्प घोषित किए गए, उनकी सिद्धि में मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। और इसके लिए ये भी निर्देशित किया है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भारत सरकार के संबंधित विभागों से लगातार कोऑर्डिनेशन के साथ इस कार्य को करेंगे। ऐसे ही मंत्रीगण भी अपने अपने विभागों से संबंधित कार्यों को लेकर इसकी समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में भी चूंकि कहा है, तो उसमें केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण हितग्राही योजनाएं हैं, उनमें इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य है। और कृषि वर्ष में एक और बड़ी उपलब्धि, हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया है और एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। धन धान्य कृषि योजना में डिंडोरी पूरे देश में प्रथम आया है। इसके लिए डिंडोरी जिले को और पूरी टीम को बधाई भी दी है और डिंडोरी मॉडल का अनुसरण करते हुए बाकी के जिले भी बेहतर काम करें, इसके प्रयास होंगे। आप सभी को विदित ही है कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जन विश्वास अभियान। इसका अब दूसरा सप्ताह भी होगा। पहले में 7 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी छिंदवाड़ा जिले में थे,
और मैं भी उनके साथ में वहाँ पर था। दूसरे में 14 अगस्त को बड़वानी ज़िले में माननीय मुख्यमंत्री जी थे और सभी मंत्रीगण भी जो उनको ज़िले बोले गए थे या उससे हटकर मंत्रियों ने भी अपनी सुविधानुसार ज़िलों का चयन करके वे सभी अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं। और एक बहुत ही सकारात्मक संदेश, मैंने स्वयं अभी तक ये 2 अभियानों में हिस्सा लिया है, बहुत ही सकारात्मक संदेश इसका जा रहा है। योजनाओं की मॉनिटरिंग भी हो रही है और जनता से संवाद भी हो रहा है। अब इसके बाद में तीसरा दौरा माननीय मुख्यमंत्री जी का टीकमगढ़ जिले का प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भव्य योजना लागू की है। इसमें जितने भी देश में इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है। इसमें 33,660 करोड़ रुपए की भारत औद्योगिक विकास योजना, जिसका नाम भव्य योजना है, इसको प्रारंभ किया है। और इसकी अपेक्स बॉडी की बैठक कल दिल्ली में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है। और हमें प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश को विभिन्न स्तरों पे दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है। उसमें विक्रम उद्योगपुरी फेस 1 इसकी सफलता की भी सराहना वहाँ पर हुई है। यहाँ पर बड़ी इकाइयाँ जैसे पेप्सिको है, MDH मसाला है, फेना वॉल्वो है, आयशर है, अमूल है, प्लेग्रो है, स्कॉन है, बालाजी है, ये सब वहाँ पर स्थापित भी हो चुके हैं। और मध्य प्रदेश ने इसमें अभी तक जो पहल की है उसकी भी केंद्र सरकार ने सराहना की है। और मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में है, हम कह सकते हैं कि दूसरे नंबर का राज्य है। बाकी कई राज्यों ने तो एक एक योजना को ही प्रस्तावित किया है। मध्य प्रदेश ने 11 स्थानों का चयन करके प्रस्तावित किया है और लगभग 9,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव वहाँ पर 8,000 करोड़ से अधिक लागत के प्रस्ताव 9,000 एकड़ के लिए भेजे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में एक्सप्रेसवे आधारित औद्योगिक विकास पर अधिक जोर लगाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ स्वाभाविक है कि महिला वर्कफोर्स भी इसमें अच्छी व्यवस्था के साथ लग सके, उसके लिए भारत सरकार के विशेष सहायता योजना के अंतर्गत 4 वर्किंग वुमेन हॉस्टल का भी इसमें निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जिन विषयों पर चर्चा हुई है उसमें आज अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में माँ नर्मदा जी हम सभी की जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है। और प्रदेश की 35% से अधिक जनता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनसे जुड़ी हुई है, उन पर निर्भर है। तो माँ नर्मदा जी का जल ये अविरल हो, इसके लिए अविरल माँ नर्मदा मिशन के गठन की स्वीकृति आज हुई है। इसमें इसके साथ साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी जिसमें जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, हेल्थ और तकनीकी प्रगति, इन सबको गति देने के लिए लगभग 1,46,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज हुई है, जिसमें लाडली बहना योजना के संचालन के लिए 1,14,365 करोड़ और मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 16,326, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 2,137 करोड़, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 11,835 करोड़, कृषि शिक्षा अनुसंधान कृषि विस्तार के लिए 870 करोड़, वैज्ञानिक अनुसंधान नवाचार और क्षमता के लिए 492 करोड़। मध्य प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश में आज सड़क विकास निगम, हम सभी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से मध्य प्रदेश में तेज़ी के साथ काम हो रहा है और आगामी 1 वर्ष में बहुत अधिक संख्या में एक्सप्रेसवे और ऐसी रोड्स जिनके बारे में पहले सोचा नहीं गया, वो सब भी मध्य प्रदेश में लिए जाने वाले हैं। और इनके लिए ये ठीक तरीके से संचालित हो सके तो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नए पदों की स्वीकृति के लिए भी आज कैबिनेट में निर्णय हुआ है
साथ जो पहले के पद हैं उनकी निरंतरता के संदर्भ में भी आज कैबिनेट में चर्चा होकर निर्णय हुआ है। निरंतरता वाले सारे विषय तो आपकी जानकारी में हमने ला ही दिए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें जरूर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसमें लगभग आगामी 5 सालों के लिए 492 करोड़ से अधिक की योजनाओं का प्रस्तावित किया गया है और कांग्रेस के शासनकाल में इस महत्वपूर्ण विभाग यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुल बजट हुआ करता था मात्र 6 करोड़ रुपए। आज उसका बजट है 734 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे विभाग की किस तरह से कांग्रेस की सरकारों ने उपेक्षा की है। अभी आपको अविरल नर्मदा मिशन के बारे में जानकारी दी ही है। इसके अलावा अन्य विषय हैं जिसमें कुछ उपचार के देयकों की स्वीकृति है, कुछ की अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ हैं और न्यायालय के आदेश के पालन से संबंधित एक विषय है। इस तरह ये महत्वपूर्ण निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में पारित हुए। तो आप सभी को, मित्रों को धन्यवाद। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्देश्य संत रविदास महाराज के जीवन, विचारों और सामाजिक समरसता के संदेश को व्यापक स्तर पर जन जन तक पहुंचाना है। संत रविदास ने समाज में समानता, मानवता, भक्ति और सामाजिक सद्भाव का संदेश देते हुए भेदभाव से मुक्त समाज की कल्पना को मजबूत आधार दिया था। अभियान के तहत संत रविदास महाराज की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी की पवित्र मिट्टी से जुड़े कलशों के माध्यम से संत रविदास के विचारों और समरसता के संदेश को विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने की योजना है। देश भर में इस अभियान के अंतर्गत कलश वंदन सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वाकई आज का दिन अद्भुत दिन है और आज यशस्वी प्रधानमंत्री के उस संकल्प के बाद एक अलग प्रकार की अलौकिक दिव्य प्रतिभा संत शिरोमणि रविदास जी को स्मरण करते हुए हम सब उनके निमित्त उनकी 650वीं जयंती के आधार पर उस वर्ष को अद्भुत रूप से मनाने के लिए इकट्ठा है। ये बात सही है, बनारस के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जन्म हुआ और माता जी के साथ जाते जाते उस काल के अद्भुत संत शंकराचार्य जी के बाद अगर ये सभी समाजों को जोड़ने के लिए रामानंद जी महाराज ने जो काम किया, रामानंदाचार्य महाराज ने, वाकई वो अद्भुत था। बचपन की उस कठिनाई के दौर में एक बालक अपनी माँ का हाथ पकड़ के गंगा के किनारे जब वो आते जाते थे, उस आने जाने के क्रम में उस दौर में, आज तो फिर भी बहुत अनुकूल था, वो बहुत प्रतिकूल समय था दोनों तरह से। एक तरफ विधर्मी पता नहीं कितने प्रकार से धर्म के टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे, अपने उस सारे दौर के अंदर तमाम प्रकार के हथकंडे लगा करके कैसे भी अपने धर्म को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते थे और जाने अनजाने समाज इतने भ्रम जाल में फंसा था कि वो उनके कुचक्र के बजाय अपने अंदर की लड़ाई, अपने अंदर की झंझटों में उलझा पड़ा हुआ था। इस षड्यंत्र को समझते हुए कि आपके धर्म को भ्रष्ट करते हुए लोग अपने धर्म की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उस कठिनाई के दौर में जैसे हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बनारस के उस पवित्र घाट के ऊपर संत रविदास जी महाराज ने कथा भागवत सुनते सुनते रामानंदाचार्य महाराज जी के प्रवचन के बलबूते पर छोटे बालक के नाते से दो धारा एक साथ बहती देखी। एक धारा तो भक्ति में डूबने की, जो माँ उस काल में अपने बच्चों को ले जाते हुए
मन में अपनी भावना के बलबूते पे हिंदू धर्म के संस्कार से बच्चे को अपने उस भाव के आधार पर परिचित करा रही। लेकिन आने जाने के क्रम में माँ तो अभ्यस्त है, लेकिन बालक उस कष्ट को देख रहा है। उसके मन में दुविधा है कि हम संत के प्रवचन सुनने जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमसे दूर क्यों हट रहे हैं, तो कुछ लोग हमसे अपने आप को बचा क्यों रहे। एक छोटे बालक के मन में ये आने वाले प्रश्न कई सारी शंका कुशंकाओं को जन्म देते हैं। लेकिन उन सारी बातों को महसूस करते करते जब बालक अपनी जीवन के क्रम को आगे ले जाता है, और ये बात सही है कि रामानंदाचार्य महाराज ने बाकी की वाकई ये एक ऐसा समय है जब परमात्मा लीला करता है तो वो उस लीला में वो सारी बातें डालता है जो एक दूसरे के लिए उस काल के लिए बड़ा कठिन जाता समझने का। बड़ी बड़ी सत्ताओं ने देश के शासन की व्यवस्था में चलाते चलाते अपने देश धर्म को त्यागने का काम किया। बड़ी बड़ी सत्ताओं ने, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने आप को जैसा तैसा अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए समर्पण कर दिया। लेकिन वो भक्ति काल था, वो परमात्मा की सेवा करने का काल था। तो साधु संतों ने वो पतावार थामी, साधु संतों ने वो ध्वज थामा, जिसके बलबूते पर उन्होंने कहा कोई कुछ भी करे, जिसको प्रकटीकरण का बहुत सुंदर शब्द दिया रविदास जी महाराज ने, जिनने कहा जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो। ये जो दौर था, और वाकई वो दौर ऐसा था जिसके कारण से रविदास जी का वो उनके काल में करने वाले कर्म के साथ उनके मुंह से निकलने वाले भजन आज भी, और केवल वो नहीं, उनकी श्रीमती भी उतने आनंद के साथ भजन उनके सारे पद दोहराने का। और उनके उसी क्रम में संत प्रेमानंद जी महाराज भी, उनके उस दौर के बहुत बड़े संत, लेकिन संत प्रेमानंद जी महाराज रविदास जी के उस कर्म की दुनिया के साथ के तालमेल के साक्षी बनते हैं। जो दो काम करते थे रविदास जी महाराज, एक अपने कर्म को भी नहीं भूलते और एक भक्ति भाव को भी नहीं भूलते। आज भी हमारी परमात्मा की दया से उस व्यवस्था को सीखने की जरूरत है, जिसमें वो रोज अपने कर्म के बलबूते पर एक जोड़ी अपने घर के लिए, एक जोड़ी अपने साधु संत की सेवा के लिए उनका क्रम चलता था। और उसी प्रेमानंद जी महाराज ने उनकी भक्ति भावना के बलबूते पर जब वो खुद उनके पास 2 बार परीक्षा भी ली, वो प्रेमानंद जी महाराज आराम से उनके पास भजन जाके सुनने बैठ जाते हैं। और प्रेमानंद जी का नाम इतना बड़ा था, रविदास जी के गुरु के भी एक तरह से बहुत प्रखर शिष्य। बाद में हमको मालूम रामानंदाचार्य महाराज को अगर प्रेमानंद जी महाराज ले जाके रविदास जी को उनके शिष्य बनाते, उनका शिष्यत्व तो धारण करते, और उस समय के इतने बड़े संत के दीक्षित शिष्य रविदास जी महाराज, और जैसी पवित्र भाव से उनने भक्ति भावना के बलबूते पर दीक्षा ली, उसकी शिक्षा उनके जीवन काल में आई, जिसको अनूप जलोटा ने अपने शब्दों के माध्यम से जो भजन सुनाते हैं, प्रभु चंदन तुम पानी, जो क्या भजन गाया उनने। वाकई अनूप जलोटा के भजन से हम उस काल की रचना की, वो कालजयी रचना है। कदम कदम पर चंदन की बांस से लगाकर, चंदन की खुशबू से लगा करके, प्रभु जी तुम धागा हम मोती, और ये जो कल्पना की गई है, कदम कदम पे परमात्मा से अपने आप को जोड़ने का वो भजन बनाया, वाकई अद्भुत है। और ये उस काल के लिए भी और जोरदार है जब राणा सांगा, जिसकी तलवार के दम पर दुनिया अलग प्रकार से देखती, जिसका उल्लेख हमारे लाल सिंह जी ने कहा, दुष्यंत जी ने कहा, उनकी और उनकी पत्नी झालीबाई चित्तौड़ के अंदर जब बड़े पैमाने पे सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं, और उस काल के अंदर भी रविदास जी के भाव को लेकर कई बार जो कष्ट होता है, लोगों ने कहा हम साथ में भोजन नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रविदास जी बोलते इनको सूखा भोजन दे दो, लेकिन साथ में रहने के लिए रखो। ये हिंदू धर्म के प्रति सद्भावना है, हमको सबको जोड़ के चलना है। हमारे बीच ऐसी कई विसंगतियां आएगी, इन विसंगतियों से घबराना नहीं। हमारा मूल भाव, हम बचेंगे तो धर्म बचेगा, जब हम ही नहीं बचेंगे तो बचेगा क्या। इस बात को सबको लेके चलने की जरूरत है। आज के समय में सारी बातों के साथ ये जो जातिवाद का, छुआछूत का, अंदर का अपने मन का जो अहंकार है, इसको बाहर लाके एक साथ समरसता के लिए
यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लोकतंत्र के लिए वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री ने वापस उस भाव को जागृत करने के लिए इस अभियान की पताका हाथ में फहराई है कि जब हम अपने अयोध्या में परमात्मा श्री राम को बिठा देते हैं तो भगवान राम का धाम तो जगमगाएगा, लेकिन अपने मंदिर के मन के का पवित्र भाव भी जागृत करने की जरूरत है। इस जातिवाद और तमाम प्रकार के चुनौती भरे माहौल में हमको वापस समरसता लाने की जरूरत है। इसीलिए अयोध्या के धाम पर अगर विमानतल एयरपोर्ट बनता है तो महर्षि वाल्मीकि याद रख करके बनाया जाता है। ये अद्भुत समय है और पंजाब गुरुओं की धरती पर रविदास जी महाराज के नाम पर विमानतल बनता है और वो नाम रविदास जी का रखा जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम तो मध्य प्रदेश वाले और भाग्यशाली हैं। 650वीं जयंती पर एक तरफ सागर के अंदर 100 करोड़ का वो बन करके तैयार है। हम प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने वाले हैं, धूमधाम से उसका लोकार्पण कराएंगे। बोलिए रविदास जी महाराज की। और जब हमारा बुंदेलखंड आनंद में डूबेगा तो जहां हमारे रविदास जी के नाम पर गुरुद्वारा है उज्जैन के अंदर, उनका अपना दंड कमंडल, उनका टेका, उनके शिष्य की समाधि, जब मैं बीते समय वहां गया तो हमने कहा निश्चित रूप से ये गुरुद्वारा भी आनंद के साथ होना चाहिए। इसलिए तय किया अब सागर का तो लोकार्पण होगा, इसका भूमि पूजन धूमधाम से उज्जैन वाले गुरुद्वारे का भी होगा। और जहां जहां उनने चरण धरे हमारी सरकार के माध्यम से तो सभी साधु संतों को संभाल के और उनके अपने जीवन में बताए उत्कृष्ट मार्ग पे चलने के लिए अपनी सरकार कटिबद्ध है। ऐसे समय में वाकई उनके उस भाव के आधार पर जब ये कलश गंगा जल के रूप में है तो वो जो कहते थे बहुत सारी कहानियां, समय की कमी है। आज ही हमको यहाँ के बाद एक रेल की अलग से कोच की शुरुआत हो रही है, वो भी अपने उसी क्षेत्र में श्योपुर से मुरैना तक के अपने समाज के विविधता वाले क्षेत्र के अंदर बड़ी सौगात मिल रही है। एक के बाद एक यशस्वी प्रधानमंत्री 24 घंटे 7 दिन अहरनिश सेवाओं के साथ सौगातों का सिलसिला चालू करते हैं। तो आज तो ये उनका अपना जो भाग्य था कि मन चंगा तो कटौती में, तो गंगा आज हमारे बीच पधारी है। बोले गंगा महारानी की। परमात्मा की दया से संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के लिए जो पूरी योजना बनी है उस पूरी योजना में सरकार इस पूरे पवित्र भाव के साथ जुड़ेगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की भी सारी अपनी इकाइयां, सरकार, समाज, हम सब मिलकर के इस त्रिवेणी का आनंद लेंगे और धूमधाम से रविदास जी को स्मरण करेंगे। न केवल स्मरण करेंगे बल्कि उनके बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में उसको धारण करेंगे। इसी भावना के साथ मेरी अपनी ओर से पुनश्च इस अच्छे आयोजन के लिए सुमेर सिंह जी और उनकी पूरी समिति, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हेमंत खंडेलवाल जी, आप सबका वंदन, अभिनंदन। एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलो, बोलो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद।